हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हुमार की पिछली एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 29 में रयान अपनी बीवी से कहेगा, मैंने अपने हिस्से का सब कुछ बेच दिया है, अब यहाँ हम नहीं रुकेंगे, हमें जाना चाहिए यहाँ से। तो उसकी बीवी कहती है कि अभी हमारे जाने में 1 महीना है। तो रयान कहता है, मैंने सब कुछ बेच दिया है, मैंने कंपनी का सब कुछ बेच दिया है, अपने हिस्से से ज़्यादा सब कुछ बेच दिया है। आई नो, मेरे अकाउंट में सारा पैसा जाएगा। वो घबराता है। तो उसकी बीवी कहती है, रयान लिसन, ये जो कंपनी है ना, वो आपने बनाई है। वो गिल्टी फील करता है और कहता है कि लीगली तो मैं नहीं हूँ इसका मालिक। तो उसकी बीवी समझाती है कि ये हमने सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए किया है। वहाँ फाइज की माँ रयान और उसकी बीवी के ने जो कुछ कहा उसके बारे में सोच रही होती है। वहाँ फाइज आके बोलता है कि आप यहाँ बैठे रो रही हैं। तो उसकी माँ कहती है, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं, और ना ही हार मानने वालों में से हूँ। रयान की सरकशी और हमना की बदतमीज़ी का जवाब तो मैं ज़रूर दूंगी। और कहेगी कि कैसे पलकों पे सजा कर लाई थी मैं, हथेली का छाला बनाकर रखा था, इतना नाज तो मैंने कभी लाइबा के नहीं उठाए, और आज ये सिला दिया है उसने मुझे। फिर फाइज कहता है कि मम्मी, अगर वो अपना डिसीजन ले चुके हैं तो फिर रुकावट नहीं बल्कि खुशदिली से उन्हें जाने देना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है कि वो होते कौन है डिसीजन लेने वाले, ना उनकी जगह वो थी और ना होगी। और कहती है कि उन्होंने बहुत गहरा सदमा दिया है, लेकिन तुम तो साथ दे सकते थे ना फाइज। फाइज कहता है कि मम्मी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये झूठ फरेब धोखा ये मेरी फितरत में नहीं है। हकीकत जानकर मैंने ये फैसला कर लिया था कि डैडी के बिजनेस का मैं कभी हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी माँ उसे बहुत फोर्स देती है और कहती है कि हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ हमारा एहसास कर लो। फिर फाइज कहता है कि मैं कल से ऑफिस जाऊँगा। वहाँ नासिर अपनी माँ को 5 लाख ला के देता है और कहता है कि मेरी और उसना की शादी की तैयारियाँ शुरू करें। तो उसकी माँ कहती है कि कहाँ से आए इतने सारे पैसे, ना कोई दफ्तर ना कोई मालिक, ये कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे। तो नासिर अपनी माँ को कहता है कि कितनी बार मैंने कहा है कि ये माचिस की डिबिया की तरह दिमाग है ना, ये ज़्यादा नहीं चलाना, आग ही लगाएगी और क्या करेगी, मैं हर सूरत में ये काम करना चाहता हूँ। और कहता है कि 10 दफ़ा बताया है कि ऑनलाइन काम करता हूँ। फिर नासिर अपने कमरे में जाकर बोलता है कि जिसे देखो तफ्तीश पे उतर आया है, कारोबार है अच्छा भला, और उन शेखों के पास कौन सी कमी हो जाएगी 8-10 लाख निकालते रहे तो। वहाँ पर हरीम ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। उसका बॉस उसे कहता है, आपके वालिद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आपकी उनसे मोहब्बत, उनसे आपकी बॉन्डिंग और खुलूस देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और उसका बॉस कहता है कि दुनिया में हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है सिवाय खुलूस और मोहब्बत के, और मैंने तो बहुत सारे खूनी रिश्तों को एक दूसरे का खून का प्यासा देखा है। फिर हरीम कहती है कि मुझे जॉब की नौयत समझा देंगे। फिर उसका बॉस उसे कहता है कि कल मेरी मदर का बर्थडे है, और कहता है कि लेकिन हर साल ये खुशी मनाते हुए खौफजदा हो जाता हूँ क्योंकि वो पिछले 10 साल से कैंसर से लड़ रही हैं, काफ़ी बेहतर हैं अभी। फिर हरीम उसे बताती है कि बहुत अफसोस हुआ सुनकर, मेरी वालदा भी काफ़ी अरसे से बीमार थी, उनका इंतकाल हो चुका है। उसका बॉस उसे कहता है सॉरी, और फिर उसके बाद उसे कहता है कि चले आए, मैं आपको काम का बताता हूँ। फिर उसे कहता है कि पहला असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, माँ की जो सालगिरह है उसे बड़े आर्टिस्टिक तरीके से आपने मैनेज करना है, ख्याल रखिएगा, ज़रा सी गुस्से की तेज़ हैं। पहला असाइनमेंट दे दिया है, पहला क्लाइंट, इतना मुश्किल। तो वो कहता है कि बस ध्यान से जाइएगा, बड़ी मुंडी है, कभी भी कुछ भी कह सकती हैं। फिर वहाँ रयान अपने ऑफिस आता है और वहाँ पे फाइज को देखता है। फाइज अपने मैनेजर के साथ कागजात डिस्कस कर रहा होता है। वहाँ पे रयान सारे स्टाफ को कहता है कि गेट आउट, सारे स्टाफ को जाने के लिए कहता है। फिर फाइज को बोलता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया है मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। और कहता है कि मुझे कुछ भी कहने या समझने से पहले एक बात याद रखना, ये सब मेरी दिन रात की कमाई है, मैंने बनाया ये सब। फिर फाइज कहता है कि फिर अपने ही घर में चोर दरवाजे से दाखिल होकर नकाब लगाने की क्या ज़रूरत थी रयान भाई। तो रयान कहता है कि फाइज, मैंने ना चोरी नहीं की। और कहता है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। फिर फाइज कहता है कि कुछ मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, प्यार होता है, एतमाद होता है, एतबार होता है। अपने ही माँ बाप के एतबार को ठेस पहुँचाई है आपने। इस बिजनेस पे डैडी का पूरा हक है। आपने कुछ साल मेहनत क्या करी, आप आधे से ज़्यादा शेयर लेकर निकल रहे हैं। कभी सोचा डैडी का क्या होगा? और मम्मी, उन्होंने अंधा एतमाद किया आप पर। और कहता है कि मुझे हमेशा पीछे रखकर आपको मुकद्दम रखा। मम्मी और डैडी ने आपको अपना राइट हैंड माना और आप उन्हीं के बाजू को काट रहे हैं। बयान कहता है कि मुझे किसी किस्म की नसीहत देने से पहले ना ज़रा अपने गिरेबान में झाँक कर देखो।
پریشانیاں، صدمے، مشکلات، اس کے علاوہ کیا کیا ہے تم نے اس فیملی کے لیے؟ پلیز ٹیل می۔ اور کہتا ہے کہ بس میں شیئرس لیے ہیں اپنی اس بڑی زندگی میں، ممی ڈیڈی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور ریان اس سے کہتا ہے اور اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں تو اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، میری طرح ڈیڈی کے ساتھ کام کرو۔ پھر فائز کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے جو کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ڈیڈی سلاخوں کے پیچھے پکوا سکتے ہیں۔ پھر ریان ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شوق بھی پورا کر لو، اور کہتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈالتا ہے۔ پھر وہاں سے فائز گھر آتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ ریان بھائی ڈیڈ کے سارے ایسنس بیچ چکے ہیں، کافی زیادہ ایسنس بیچ چکے ہیں، ان کے سگنیچر استعمال ہوتے رہے اور ایون تھم پینٹس بھی۔ اور کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریان بھائی لالچ میں اس حد تک چلے جائیں گے۔ پھر اس کی ماں فائز کو کہتی ہے تمہارے ڈیڈی ابھی صدمے سے گزر رہے ہیں، یہ ہم انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ اور کہتی ہے کہ ابھی لائبہ کی شادی کے ایونٹس شروع ہو جائیں گے، ہم ریان اور حملہ کی اس حرکت کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتے۔ پھر فائز کہتا ہے کہ اب یہ بات نہیں چھپ سکتی ممی، اور ڈیڈ سے بالکل نہیں۔ یہاں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی۔ وہاں حریم کا بھائی اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تمہیں مجھے بتایا بھی نہیں۔ تو حریم کہتی ہے کہ آپ کیا کرتے بھائی؟ اس کا بھائی افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فائز سے اتنی کمزرفی کی امید نہیں تھی۔ اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو حریم، میرا پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہے، ورنہ میں فوری اڑ کر چلا آتا۔ اور کہتا ہے کہ اتنے بڑے دکھ پہ میں تمہارا سہارا نہیں بن سکا۔ پھر حریم اسے دلاسا دلاتی ہے کہ میں پریشان نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کا باپ بھی اسے سمجھاتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم جس کام کے لیے گئے ہو نا، تم اس پر توجہ دو، پھر ہم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ وہاں مدثر اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل آپ اچھی طریقے سے تیار ہو جائیے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے کل روٹین چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ تو مدثر کہتا ہے کہ بس میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو، بس آپ اچھی طریقے سے تیار ہو جائیے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تمہاری دوسری شادی کرنے کے لیے نہیں۔ پھر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور پھر فون کرتا ہے کہ تم کہاں ہو، اور کہتا ہے کہ تم ریزورٹ پر 1-2 دن کے بعد نہیں جا سکتی تھی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، ماں کی برتھ ڈے ہے، مل کر وش کریں گے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ معاف کر دو مجھے، میں یہ بورنگ ایونٹ نہیں سہ سکتی، ہر دفعہ تم یہ بورنگ ایونٹس رکھ لیتے ہو۔ وہ اس کی ماں کی بے عزتی کرتی ہے اور وہ بولتا ہے تم تھکتی نہیں ہو اتنی کڑوی زبان بولتے بولتے، اور کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کل تم آ جاؤ، ہم مل کر ماں کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ تو اس کی بیوی منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں 2 دن یہی ہوں، تم اچھے سے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لو۔